इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दिमागी बुखार की बीमारी ऐसे ही खत्म हुई जैसे यूपी से माफिया खत्म हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त किया है। मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी फैलाता था। मिशन 2027 पर सीएम योगी। 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर। कुशीनगर में लगाई सपा की सियासी क्लास। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है। दावा, यूपी से खत्म किया मच्छर और माफिया। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। बीजेपी के दिग्गज कहते हैं कि जब योगी गरजते हैं तो वोट बरसते हैं। अब जब यूपी में अग्नि परीक्षा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की है तो वो गरज भी रहे हैं और विपक्ष पर बरस भी रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री योगी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं, अपना एजेंडा साफ कर रहे हैं और विपक्ष पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने कुशीनगर से मच्छर की तरह माफिया को भी खत्म कर दिया। मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी लाता था। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। कुशीनगर में सीएम योगी ने पाकिस्तान पर भी चुटकी ली। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ की मिसाइल से पाकिस्तान बाप बाप कर चिल्ला पड़ता है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई काट दुनिया के पास नहीं है और यह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो आजादी के बाद ही राम मंदिर बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने बनने नहीं दिया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मिशन 2027 को पास करने के लिए सीएम योगी अभी से एक्शन में हैं। उनके सामने तीसरी बार विपक्ष का सूपड़ा साफ करने की चुनौती है। अब देखना होगा कि योगी के दावे और बयान तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला पाने में कितने कामयाब होते हैं। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस द्वारा किए गए असद के एनकाउंटर को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष असद के एनकाउंटर को लेकर राज्य की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद यूपी की सियासत का माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है।
गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत गरमाती हुई अब नजर आ रही है। विपक्षी नेता असद के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने योगी सरकार पर धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। अबू आजमी ने कहा कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसे सजा होनी चाहिए, अगर बड़ा अपराधी है तो उसे फांसी की सजा दे दो, लेकिन यूपी में धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी उन पे फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए, आप उससे कबूलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। अबू आजमी के इस बयान ने यूपी की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। असद का एनकाउंटर अब सियासी बयानबाजी का मुद्दा बन चुका है। जहां एक और विपक्ष असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? अब मैं उनसे कहना चाहूँगा, आजमी साहब, आपके सामने कोई आके गोली चला रहा हो और आप उससे पूछोगे कि भैया तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी क्या? पुलिस को हथियार क्यों दिया गया है? आत्मरक्षा के लिए दिया गया है, समाज की रक्षा के लिए दिया गया है। और अगर कोई अपराधी बराबर से गोली वर्षा करता है तो पुलिस के पास में ऑप्शन क्या है? मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्ष है और अपराधियों के मन में डर है, लेकिन आम नागरिक के लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छा वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में बना है। नहीं, इनकाउंटर अगर धर्म देख के दिया जा रहा है तो विकास दुबे का ब्लड ग्रुप क्या था? अरे अपराधी और गुंडा किसी जात और धर्म का होता है। ऐसे ही लोग सियासत में लाभ देते हैं विरोधियों को। गुंडा, भ्रष्ट, अपराधी, तो ब्लड ग्रुप अलग अलग है, B+ सबका नहीं है, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी जात का हो। अरे भाई, अपराधी अपराधी होता है। पॉलिटिकली इनकाउंटर हो गए हैं, तब इनकाउंटर पॉलिटिक्स बंद करिए। बहुत गलत है। एक तरफ कहेंगे कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, दूसरे तरफ आप इस तरीके से त्योहार पर किसी को छुरा घोंपेंगे, उस पर बयान नहीं देंगे। क्यों नहीं मौलाना बयान देना चाहिए ना? आखिर उनको देना चाहिए था। और जैसे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। यही तो है दोगला राजनीति, इसी को कहते हैं ना, दोहरा चरित्र। हालांकि विपक्षी दलों के नेता आजमी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। विपक्ष का मानना है कि योगी सरकार एनकाउंटर के नाम पर विशेष धर्म को टारगेट कर रही है, जो ठीक नहीं है। देखिए, वैसे तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अगर पिक एंड चूज करता है, भेदभाव करता है, तो ये उचित नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है ना, ठोको शासन है, ठोको शासन है वहां। अब डेमोक्रेसी वाली स्थिति नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्तासीन इस देश के शासक के तौर पर ले ली है शपथ, तब से देखिए क्या हालत है कई राज्यों में। अब तो 25 राज्यों में भी भाजपा का सरकार है, हर जगह वही हाल है, वही ताल है, वही तांडव है, हर जगह वही रूप होते जा रहा है। बकरीद पर आरोपी असद ने सूर्या को अपने घर बुलाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने असद के अवैध मकान को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
खोड़ा निवासी सूर्या चौहान की 28 मई को ईद वाले दिन विशेष समुदाय के लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। यह मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घटना का संज्ञान लिया था, जिस सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि, सुरक्षा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ खोड़ा स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और नियुक्ति पत्र सौंपा गया। यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन पीसी चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित आवास नंबर 10 को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस के बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म है। जहां लालू परिवार एकजुट हो गया है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। इन दिनों राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर घमासान तेज हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश मिलने के बाद राबड़ी देवी ने 2 टुक कह दिया है कि वो इस आवास को खाली नहीं करेंगी। वो किसी भी दबाव में अपना आवास नहीं छोड़ेंगी। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच सम्राट सरकार में मंत्री लेशी सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी के मुद्दे पर भी बात हुई। मीडिया से बातचीत में मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में पूरी पारदर्शिता के साथ, न्याय के साथ सरकार में काम हुआ है। अभी भी वर्तमान में एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरी नियम प्रक्रिया और प्रावधान के मुताबिक काम हो रहा है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री जमा खान भी कह रहे हैं कि जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। सरकार जो है नियम, कानून, प्रक्रिया, संविधान से चलता है। उन लोगों के लिए नियम, कानून, प्रक्रिया, संविधान मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारी सरकार पहले भी 21 वर्षों में हमारे नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, तो नियम, कानून, प्रक्रिया, संविधान से राज्य में सरकार चली। अभी भी एनडीए की सरकार है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी नियम, प्रक्रिया, प्रावधान के अनुसार चल है। अगर कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून में आता होगा तो निश्चित तौर कोई होगा खाली करना होगा। कानून प्रक्रिया में नहीं आता होगा, होगा कि नहीं रहना चाहिए तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। वहीं आरजेडी बिहार सरकार पर हमलावर है। एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है कि बिहार सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जिससे बिहार परेशान है, बिहार के लोग हलकान हैं, उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के लोगों को ये आवास और आवास खाली कराने वाली मुद्दों में उलझा करके रख दें। और जो वास्तविक मुद्दे हैं, बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बिहार में खेती किसानी का प्रॉब्लम है, बिहार में बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। रोजगार कैसे मिलेगा उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। बिहार में कल कारखाने कैसे लगेंगे उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार हर एक मोर्चे पर विफल हो गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में पूरा विवाद समझा देते हैं। दरअसल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी ने मौजूदा सरकारी आवास खाली करने से मना किया। राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स बुला लो, बंगला खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी को 2005 में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अलॉट किया गया था और अब 20 साल बाद दूसरा आवास दिया जा रहा है।
जहां बीजेपी का कहना है कि सरकारी नियम सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी आवास खाली करती हैं या नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी स्थित जिला परिवहन कार्यालय, वाहन निरीक्षण इकाई, वाहन प्रशिक्षण संस्थान और स्वचालित परीक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की और व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सेवा वितरण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर विशेष जोर देते हुए सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के करोल बाग स्थित ऐतिहासिक बैप्टिस्ट चर्च में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब चर्च को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर भड़क उठा। प्रार्थना सभा के दौरान ही मौके पर भारी हंगामे की स्थिति देखी गई। मसीही समाज और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पादरी दिनेश दास चर्च की संपत्ति को लेकर विवादों में है और उस पर कब्जा कर उसे बेचने की साजिश रच रहे हैं। वहीं एक स्वतंत्र पंजीकृत ट्रस्ट ने चर्च की विरासत और धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए मोर्चा संभालने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत सुबह 10 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी पादरी पक्ष को सौंपी गई थी, लेकिन सभा के दौरान माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। प्रार्थना सभा के बाद जब मीडिया ने चर्च की संपत्ति और विवादों को लेकर सवाल किए तो पादरी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। फिलहाल मामला कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। उसको सुनेंगे। पिछले 50 सालों से मुकदमा चल रहा था। 2016 में मुकदमा ख़त्म हुआ और 2016 के बाद मैंने सारी फाइल लाकर चर्च में, ये उस वक़्त पादरी था दिनेश दास, इसके सामने मैंने कहा ये फाइल मैं लेकर आया हूँ, आगे आने वाले बच्चों को ये फाइल काम आएगी। तो ये कहने लगा हाँ अंकल ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये फाइल काम आएगी बच्चों के। इसके सामने मैंने अलमारी में रख दी। उसके बाद ये किसने क्या करा कि सारी फाइल को ये रोज़ाना देखता रहा, पढ़ता रहा और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने उसमें से चोरी करके वो मुकदमा हमारे पे फिर डाल दिया इसने, उस फाइल में से कागज़ निकाल के। और वो मुकदमा जो था उसके बाद BCTA ने इसके ऊपर मुकदमा डाल दिया हाई कोर्ट में। तो हम निचली अदालत में पेश नहीं हो पाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।